1995 में एप्पल का एनुअल रेवेन्यू $11 बिलियन था और 1998 में सिर्फ $6 बिलियन। 1995 के एनुअल रेवेन्यू से $5 बिलियन कम, जिस वजह से एप्पल एक कोलैप्स के एज पे था। और तभी माइकल डेल, फाउंडर ऑफ डेल टेक्नोलॉजीज, इन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर मैं स्टीव जॉब्स की जगह पे होता तो अपनी कंपनी बंद करके शेयर होल्डर को उनके पैसे लौटा देता। पर तभी एप्पल में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो एप्पल को उस कोलैप्स से सिर्फ संवारता ही नहीं है, बल्कि अगले कुछ डिकेड्स में एप्पल को मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बनाता है। Steve was a visionary. Can Tim continue the Apple tradition of creating? Imagine stepping into the shoes of legend Steve Jobs. Imagine taking over a company on the brink of collapse and transforming it to the most valuable brand in the world. This is the untold story of Tim Cook. The man became CEO who redefined the Apple and changed the world. फर्स्ट ऑफ नवंबर 1960 को मोबेला एलाबामा के एक टिपिकल मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली में टिम कुक का जन्म होता है। और अगर आप उनकी स्कूल टाइम वाली फोटोज देखोगे तो आपको दिखेगा कि ही इज लाइक अ क्लीन कट, ओवर अचीविंग स्टूडेंट। नाइनटीन 1982 में टिम कुक अपनी ग्रेजुएशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अर्बन यूनिवर्सिटी से करते हैं और आईबीएम उन्हें सबसे पहले हायर करती है। वही आईबीएम जो एप्पल का उस समय का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। कुक का रोल आईबीएम में यह था कि प्लांट में जो पीसी के पार्ट्स बन रहे हैं वो राइट अमाउंट में बने और राइट टाइम पे। अब आपको ये सुनने में एकदम इजी लग रहा होगा, पर जब स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिफरेंट वेराइटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी से पार्ट बनते हैं, तो ये रोल बहुत ज्यादा मेजर बन जाता है। पर 1994 में जब टिम कुक आईबीएम में नॉर्थ अमेरिकन फुलफिलमेंट के डायरेक्टर थे, तब वो आईबीएम छोड़ते। क्यों छोड़ते इसके पीछे कुछ कहीं पे लिखा है नहीं, पर वो आईबीएम के बाद इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन करते हैं, जहां वो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ही समय बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन जाते हैं। और अगर इसी समय पे हम स्टीव जॉब्स और एप्पल पे ध्यान दें तो वहां पे कुछ अलग ही सीन चल रहा है। स्टीव जॉब्स ने 1985 में एप्पल से रिजाइन कर दिया था। उसके बाद 1985 से 1997 तक एप्पल 3 मेजर प्रोडक्ट निकालता है और तीनों भी मार्केट में कुछ चलते नहीं है। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन किया तो स्टीव जॉब्स ने अपनी एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट। और स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी में काम करते रहे, पर स्टीव जॉब्स ना होने के कारण एप्पल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा था, जिस वजह से एप्पल के कस्टमर्स घटते जा रहे थे और एप्पल का रेवेन्यू भी घटता जा रहा था। एप्पल ऐसे प्रोडक्ट बना रहा था जो इनोवेटिव थे पर लोगों के काम के नहीं थे। अब स्टीव जॉब्स ने एप्पल क्यों छोड़ा, इसके पीछे तो एक अलग वीडियो बनाना पड़ सकता है, पर अभी के लिए बस आप इतना समझ लो। पर एप्पल के बोर्ड को जब ये सारी चीजें समझ में आने लगी कि अगर एप्पल को बचाना है तो स्टीव जॉब्स को वापस लाना पड़ेगा, जिस वजह से स्टीव जॉब्स 1997 में एप्पल ज्वाइन करते हैं। The most dangerous man in Silicon Valley sits in an office in this building. People love him and hate him, often at the same time. For 10 years, by sheer force of will, he made the personal computer industry follow his direction. With this guy, we're not talking about someone driven by the profit motive and a desire for an opulent retirement at the age of 40. No, we're talking holy war. We're talking rivers of blood and fields of dead martyrs to the cause of greater computing. We're talking about a guy who sees the personal computer as his tool for changing the world. We're talking about Steve Jobs. और अगर अभी हम टिम कुक की बात करें तो टिम कुक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक छोड़ते हैं और कॉम्पैक्ट ज्वाइन करते हैं, जहां पे टिम कुक को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉर्पोरेट मटेरियल का रोल ऑफर होता है, जहां पे उनको अच्छी सैलरी है और अच्छी पोजीशन भी है जो वो चाहते थे। पर 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल में आ चुके हैं और वो एप्पल को सही रूट पे लाना चाहते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले 70% एप्पल प्रोडक्ट को क्लीन अप किया। I couldn't even figure out the damn product line after a few weeks. I kept saying, well, what is this model? How does this fit? And I started talking to customers and they couldn't figure it out either. And so you're going to see the product line get much simpler and you're going to see the product line get much better. जिस वजह से 3000 लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ी, पर यही एक तरीका था जिससे एप्पल को बचाया जा सकता था। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने इन्वेंटरी इशू और सप्लाई चेन को ठीक करने का सोचा। If you get the right strategy, if you have the right people, and if you have the right culture at your company, you'll do the right products, you'll do the right marketing, you'll do the right things logistically and in manufacturing and in distribution. And if you do all those things right, the bottom line will follow. पर अगर वो इन्वेंटरी इशू और सप्लाई चेन पे ध्यान देते तो डिजाइन और इनोवेशंस में ध्यान कौन देता? इसी वजह से इन्वेंटरी और सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए उनको इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान दिख रहा था, वो थे
टिम कुक। पर टिम कुक कॉम्पैक में काम कर रहे थे, जिस वजह से एप्पल के रिक्रूटर्स टिम कुक को कॉल पे कॉल करे जा रहे थे, मैसेज पे मैसेज करे जा रहे थे कि आप एप्पल ज्वाइन कीजिए। पर टिम कुक उस ऑफर को रिफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि कॉम्पैक उस समय का बिगेस्ट पीसी मैन्युफैक्चरर था और टिम कुक कॉर्पोरेट मटेरियल के वाइस प्रेसिडेंट थे। कॉम्पैक में अच्छी पोजीशन भी थी, अच्छा एनवायरनमेंट भी था और अच्छी सैलरी भी थी, और वहीं पे एप्पल रेंटलेस था, बैंकरप्सी की कगार पे खड़ा था। इस चीज में कोई सेंस नहीं बनता कि टिम कुक एप्पल ज्वाइन करेंगे। पर एप्पल के रिक्रूटर्स टिम कुक को एक मैसेज देते कि आप सिर्फ एक बार स्टीव जॉब्स से बात कर लीजिए, और टिम कुक इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, और स्टीव जॉब्स के साथ कौन बात करना नहीं चाहेगा। ही इज अ जीनियस, इनोवेटर। उसके बाद स्टीव जॉब्स और टिम कुक एक मीटिंग करते हैं। I mean, I'd love to meet him. Yes. And so I'm honestly going into the There's no meeting. downside to this. Well, I'm just thinking I'm going to meet him. जिसमें स्टीव जॉब्स टिम कुक को फ्यूचरिस्टिक पीसी के बारे में बताते हैं। And all of a sudden, he's talking about his strategy and his vision. And what he was doing was going 100% into consumer, when everybody else in the industry had decided you couldn't make any money in consumer, so they were headed to servers and storage in the enterprise. And I'd always thought that following the herd was not a good thing, Yes, was a terrible thing yes. to do. He was doing something totally different, and he told me a little about the design, enough to get me really interested. And he was describing what later would be called the iMac. And the way that he talked and the way the chemistry was in the room. और स्टीव जॉब्स की ये सारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों, पर टिम कुक एप्पल में आने के लिए तैयार हो जाते। It was just he and I could tell I can work with him. And I looked at the problems Apple had, and I thought, you know, I can make a contribution here. And working with him, and this is the privilege of a lifetime. And so all of a sudden, I thought, I'm doing it. I'm going for it. And you have this voice in your ear that says, "Go west, young man, go west." I was young at the time. इट्स अ गुड न्यूज फॉर एप्पल। पर जब उस समय पे टिम कुक ने एप्पल में जाने का डिसीजन लिया, तब उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स ने सिर्फ यही कहा, क्यों जाना है? जब आपकी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, अच्छी पोजीशन है, तो क्यों जाना है आपको एप्पल में, जबकि एप्पल एक बैंकरप्सी इसके खड़ा है। Did your friends tell you this was not a good idea? They thought it was nuts. They thought it was nuts. पर पता है उस समय पे एप्पल में कौन इन्वेस्ट करता है? आप सोच भी नहीं सकते। एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं बिल गेट्स, द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ एप्पल, इन्वेस्ट $150 मिलियन इन एप्पल। और उस समय पे $150 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट बिल गेट्स एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं। अब जबकि टिम कुक एप्पल में आ चुके, तो उन्होंने सबसे पहले आते ही इन्वेंटरी इश्यूज सॉल्व किए, सप्लाई चेन को ठीक किया, और अपने IBM इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉम्पैक्ट के एक्सपीरियंस को यूज करते हुए उन्होंने एप्पल को उस स्टेज में संवारा, जिस वजह से स्टीव जॉब्स नए प्रोजेक्ट पे डिजाइन एंड इनोवेशन करने के लिए फ्री हो गए। और अगले 6 महीने में एप्पल दुनिया के सामने एक फ्यूचरिस्टिक कंप्यूटर रखता है, iMac G3। This is iMac. And because of their hard work, I'm really pleased to report to you today that Apple's back on track. ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट एप्पल को एक फ्रेश एयर देता है। एप्पल का नाम फिर से मार्केट में सुर्खियों में होता है। ये स्टीव जॉब्स के आने के बाद का सबसे पहला मेजर प्रोजेक्ट था। और पता है इसका लोगों में क्या रिएक्शन था? सारे एप्पल के स्टोर्स भरे हुए थे। पहले 6 हफ्ते में एप्पल ने 2,80,000 iMac बेच दिए थे, और साल खत्म होते होते एप्पल ने मिलियंस ऑफ iMac बेच दिए थे, जिस वजह से एप्पल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। और iMac उस समय तक का बेस्ट सेलिंग कंप्यूटर था एप्पल का। पर अभी भी कंपनी में एक बिगेस्ट लायबिलिटी थी, कैलिफोर्निया का प्रोडक्ट लाइनअप, क्योंकि वहां के लेबर्स चीप नहीं थे, एक्सपेंसिव थे, जिस वजह से टिम कुक सोचते कि कैसे इस एक्सपेंस को कम किया जाए। और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एप्पल के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी जाए, जहां पे चीप लेबर हो, वर्क इफिशिएंटली हो, जिस वजह से टिम कुक मैन्युफैक्चरिंग चाइना से आउटसोर्स करते हैं, जहां पे चीप लेबर थे और चाइना के पास लार्जेस्ट सी कोड भी था, जिस वजह से एप्पल का एक्सपेंस कम हो गया। I want to quiz the audience. Does anybody know how much it costs to make this beautiful product in China? Anybody want to take a guess? It's the iPhone 14. Yeah. $100? Okay. I'll take one more guess. Anybody else want to guess? Okay. The lady? Less than 100. Less than 100, as in 99? Okay. You ready for the answer?
$10. I swear to God, I've sharing with these guys, they couldn't believe me. I've visited the factories 3 times. I've met up with the chairman of Foxconn who makes these things. इस डिसीजन से सिर्फ गुड की कॉस्ट ही लोअर नहीं हुई, बल्कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर का यूएस टैक्स देना पड़ता वो भी कम हो गया। फिर 2001 में स्टीव जॉब्स आईपॉड लॉन्च करते, पर आईपॉड ऐसे ही लॉन्च नहीं करते, उसकी मार्केटिंग सिंपल नहीं करते, उसके फीचर्स नहीं बेचते, उसके बेनिफिट्स बेचते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को बेचना रहता तो वो ऐसे भी बोल सकता था कि इट्स हैव 5 गीगाबाइट स्टोरेज। नहीं, स्टीव जॉब्स ऐसे नहीं बेचते। स्टीव जॉब बेचते बेनिफिट्स। 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. जिस वजह से जहां पे स्टीव जॉब्स डिजाइन एंड इनोवेशन कर रहे थे, वही टिम कुक एप्पल की सप्लाई चेन को ठीक कर रहे थे। जिस वजह से लोग स्टीव जॉब्स को प्रोडक्ट विजनरी कह रहे थे और टिम कुक को सप्लाई चेन विजनरी। साल था 2003 और स्टीव जॉब्स बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। पता चलता है कि स्टीव जॉब्स को पैनक्रेटिक कैंसर है, पर वो एप्पल में अपनी सीईओ की ड्यूटी निभा रहे हैं। फिर साल आता है 2007, जब मोबाइल फोन मार्केट अपने बूम पे था। 2007 में 1.15 बिलियन यूनिट्स मोबाइल फोन के बेचे गए थे और इन सब का किंग कौन था? नोकिया। नोकिया ने 2007 में 435 मिलियन यूनिट्स फोन के बेचे थे और मार्केट में 37.8% के डोमिनेंस के साथ मार्केट कैप हासिल कर रहा था। पर 2007 एप्पल के लिए भी बहुत बड़ा साल था, क्योंकि एप्पल पहली बार कंप्यूटर से हट के कुछ अलग बनाने जा रहा था, कुछ अलग लॉन्च करने जा रहा था। We're introducing 3 revolutionary products of this class. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. It's none other than iPhone. And we are calling it iPhone. एक ऐसा गैजेट जिसमें सिर्फ टच स्क्रीन है, नो फिजिकल बटन्स एंड इंटरनेट इन योर पॉकेट। Today, Apple is going to reinvent the phone. ये एक टेक एक्सप्लोजन था, एक नए एरा की शुरुआत थी और यही पे स्टीव जॉब्स एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं कि अभी कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर इंक नहीं रहेगा, बल्कि सिर्फ एप्पल इंक रहेगा। इसका मतलब यह था कि एप्पल सिर्फ अभी कंप्यूटर के लिए पहचाना नहीं जाएगा, बल्कि एप्पल वेराइटीज ऑफ डिफरेंट बेस्ट प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा। कंपनी का नाम चेंज करके स्टीव जॉब्स सिर्फ डेस्क पे बैठे हुए चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि स्टीव जॉब्स फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे एंड ही वाज रेडी टू लीड द फ्यूचर ऑफ एप्पल। पर सिट फ्रॉग फ्रॉम टेक क्रंच, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इट विल फ्लॉप। ईडी कोलिगन फ्रॉम प्लाम confidently state that computer guys couldn't make decent phone। पर पता है क्या होता है? 2007 खत्म होने से पहले एप्पल फर्स्ट जनरेशन आईफोन के 1.9 मिलियन यूनिट्स बेच देता है और ओरिजिनल आईफोन की टोटल वर्ल्ड वाइड सेल अप्रॉक्स 6.1 मिलियन निकलती है। और इस चीज की वजह से सिर्फ एप्पल में ही चेंज नहीं आया था, जहां पे लोग स्टीव जॉब्स को स्टीव जॉब्स की वजह से नहीं पहचानने लगे, बल्कि लेजेंडरी स्टीव जॉब्स की वजह से पहचानने लगे। पर 2011 में अनफॉर्चुनेटली पैनक्रेटिक कैंसर होने की वजह से स्टीव जॉब्स की डेथ हो जाती है। Of a man who literally changed the way we live our lives every day. After surviving pancreatic cancer and a 2009 liver transplant, the 56-year-old founding father of Apple Computer and Pixar Studios died tonight. There's an old Wayne Gretzky quote that I love. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. This amazing little device holds 1,000 songs. And it goes right in my pocket. Steve meant so much to me and so much to all of us. Steve's spirit and timeless philosophy on life will always be the DNA of Apple. पर जाने से पहले स्टीव जॉब्स ने एप्पल के फ्यूचरिस्टिक हेडक्वार्टर का सपना देखा था, जिसे आज हम एप्पल पार्क से जानते हैं।
और स्टीव जॉब्स की डेथ होने के बाद टिम कुक एप्पल के नए सीईओ बनते हैं। Good morning, and we want to welcome you to our home here at Apple Park. टिम कुक के सीईओ बनने के बाद एप्पल में सारी चीजें ठीक थी, इकोसिस्टम ठीक था, कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रही थी, फ्यूचरिस्टिक चीजों के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से 2012 में एप्पल मैप्स लॉन्च करता है। पहले तो एप्पल मैप्स सबको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि उसका डिजाइन सारी चीजें सही थी, पर जब उसमें एरर्स आने लगते हैं, जब वो सही रूट लोगों को नहीं दिखाता है, तब एप्पल का कंप्लेंट बॉक्स एप्पल मैप के कंप्लेंट से भर जाता है, जिस वजह से टिम कुक एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो लोगों से सॉरी बोलते हैं। पर इससे आईफोन की सेल्स पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2013 में फर्स्ट वीकेंड की सेल 9 मिलियन होती है। एप्पल सेल्स में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा था, पर अभी भी एप्पल से कुछ मिसिंग था। एप्पल में अच्छा इकोसिस्टम था, अच्छा एनवायरनमेंट था, टिम कुक सारी चीजें सही बोल रहे थे, सही काम कर रहे थे, पर अभी भी एप्पल से कुछ मिसिंग था। एप्पल में इनोवेशन मिसिंग था। वो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में सिर्फ मॉडिफिकेशन कर रहे थे, इनोवेशन नहीं। 2014 में भी टिम कुक एप्पल के प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पे आते हैं और लोगों को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल डे है, एप्पल वही प्रोडक्ट्स को मॉडिफाइड करेगा और हमको दिखाएगा, बट ये दिन कुछ अलग होने वाला था। टिम कुक सबसे पहले आईफोन 6 एंड आईफोन 6 प्लस लॉन्च करते हैं। आईफोन 6 4.7 इंचेस एंड आईफोन 6 प्लस 5.5 इंचेस। एप्पल पहली बार बड़े स्मार्टफोन लॉन्च करता है क्योंकि उनके इससे पहले के जो भी स्मार्टफोन थे उनका साइज 3.5 इंच था और यही फोन आगे जाके मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ऑफ ऑल टाइम बनता है। अभी एप्पल फैंस के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट बनाए इस बिजनेस में नहीं था, बल्कि एप्पल परफेक्ट प्रोडक्ट बनाए सबके लिए इस बिजनेस में था। पर टिम कुक यहीं पे भी नहीं रुकते, वो एक और चीज अनाउंस करते हैं, एप्पल पे। That's it. That's it. लोगों को लगा था कि ये इवेंट यहीं पे खत्म हो चुका है, एप्पल ने उनके सारे प्रोडक्ट अनाउंस कर दिए, पर टिम कुक कहते हैं But we're not quite finished yet. We have one more thing. जिसके बाद इवेंट में तालियां बजनी शुरू हो जाती है और टिम कुक अनाउंस करते हैं I am so excited and I am so proud to share it with you this morning. It is the next chapter in Apple's story. Apple Watch. टिम कुक स्टेज पे वापस आते हैं और उनके हाथ में क्या था? फर्स्ट एप्पल वॉच। – 2015 में एप्पल वॉच के 12 मिलियन यूनिट्स बेचता है और 2018 आने तक एप्पल वॉच इज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री बन जाता है। एंड एप्पल वॉच इज द बेस्ट सेलिंग वॉच ऑफ ऑल टाइम, नॉट जस्ट स्मार्ट वॉच बट ऑल वॉचेस एवर। फिर एप्पल नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, जैसे 2016 में एयरपॉड्स, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वायरलेस हेडफोन। 2017 में आईफोन एक्स, 2018 में होमपॉड। आज एप्पल इस वजह से सक्सेसफुल नहीं है कि वो कंपटीशन से फास्टर प्रोडक्ट देता है, बल्कि इस वजह से सक्सेसफुल है कि वो बेस्ट प्रोडक्ट देता है, वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाता है। Is the philosophy of Apple, we don't have to be first, we want to be prepared to be the best. The philosophy has always been to be the best, not the first. If you look back in time at Apple, the iPod was not the first MP3 player. It was arguably the best, and arguably it was the first modern one. जब टिम कुक को FBI की तरफ से बोला जाता है कि आप सभी स्मार्टफोन को अनलॉक करने वाली एक मास्टर की बनाइए, तो टिम कुक इस चीज को मना कर देते हैं कि वो जानते हैं कि कस्टमर की प्राइवेसी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Privacy is hugely important to us. It's a key value of our company. जिस वजह से वो मास्टर के बनाने वाले प्लान से डिसएग्री करते हैं और FBI के इस प्लान को रिफ्यूज कर देते हैं। वो आज भी कस्टमर के डजन्स ऑफ ईमेल्स रोज पढ़ते हैं। And I spend my first hour doing email. And I'm pretty religious about doing this. I read emails from a lot of customers and employees. And the customers are telling me things that they love about us, or things that they want changed about us. Okay. Employees are giving me ideas, but it's a way to stay grounded
in terms of what the community is feeling, and I love it. उन ईमेल से आइडिया लेते हैं और अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशंस करते हैं और कस्टमर को अपना बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं था कि एप्पल के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे थे। ऐसा नहीं था कि एप्पल ने पहले से जो भी प्रोडक्ट्स बनाए वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहे हो। एप्पल टीवी इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, एप्पल मैप्स इतना सक्सेसफुल नहीं था, बट एप्पल इस चीज को नकारता नहीं है बल्कि स्वीकारता है और अपने इनोवेशन शुरू रखता है। नए नए प्रोडक्ट्स निकालता है जो कस्टमर को सेटिस्फाइड करे, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाए। वैसे 2023 में एप्पल ने द विजन प्रो लॉन्च किया था, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना होना चाहिए था। पर एप्पल ने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाया है और इन सब में मेन रोल प्ले करते हैं टिम कुक और उनकी टीम, जिस वजह से 2023 में एप्पल ने $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप को भी पार कर दिया था। Apple has become the first company in the world to reach a market value of $3 trillion. Now, the iPhone maker's worth jumping really during the pandemic as demand for its products increased. And our business editor Stephen Carroll is here. टिम कुक पिछले 27 साल से एप्पल में काम कर रहे हैं, पर टिम कुक के बाद एप्पल का CEO कौन बनेगा जो एप्पल को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा? आपको क्या लगता है? वो आप कमेंट में लिख सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।